हेलो दोस्तों, स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा क्या होता है, लोकसभा के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है और इसमें कितनी सीटें और बढ़ाई जा सकती हैं। लोकसभा संरचना, शक्तियां, चुनाव प्रक्रिया और महत्व। लोकसभा क्या है, आसान भाषा में समझते हैं कि लोकसभा है क्या। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा होता है। यह संसद का निचला सदन मतलब लोअर हाउस कहलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदस्य हैं, जो कि लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, जिसे लोकसभा सदन और जनता का सदन भी कहा जाता है। हम इसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन भी कहते हैं। यह एक लोकप्रिय सदन है और जनता का सदन है, इसे लोकसभा कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं, सीधे सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की मुख्य कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कुछ सीटें, जैसे वर्तमान में अधिकतम क्षमता 545 सदस्य हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545 सदस्य हैं। 543 सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो 543 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। और 2 सीटें जो होती हैं वह एंग्लो इंडियन कमेटी की होती थी, बट अब हट गई हैं। अब हटा दिया गया है 2 सीटों को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की, उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते, वर्तमान अधिकतम क्षमता 543 सीटें। अभी केवल 543 सीटें हैं। वर्तमान में सदन में 543 सीटों पर चुनाव होता है। कितनी सीटों पर, 543 सीटों पर चुनाव होता है। और इसका कार्यकाल प्रथम बैठक में 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। और कितनी सीटें हैं, तो इसमें जो सीटें हैं वह 543 हैं। और जिसे पहले भी भंग किया जा सकता है, इसे पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा के प्रमुख बिंदु के बारे में पढ़ लेते हैं। गठन, संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना की गई है। तो लोकसभा की संरचना कब की गई है, संविधान के आर्टिकल नंबर 81 के तहत। संविधान के कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा की संरचना की गई है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की संरचना कब की गई है, तो आर्टिकल नंबर 81 के तहत की गई है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को। तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था और कौन से आर्टिकल के तहत इसकी संरचना की गई थी, लोकसभा की संरचना की गई थी। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में की गई थी। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। और चुनाव, सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब मत के द्वारा जो जनता द्वारा चुने जाते हैं सदस्य, उनकी योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। सदस्य बनने की योग्यता, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ और दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया ना हो। कार्यकाल देख लेते हैं। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा इसका कार्यकाल 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। अगर कोई मतलब जरूरत पड़ी, तो आपातकाल पड़ा, कोई प्रॉब्लम हो गई, आपातकाल के दौरान इससे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसे सामान्य चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं। अधिकारी, लोकसभा का संचालन करने के लिए सदस्य अपने बीच से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। तो लोकसभा का संचालन करने के लिए सदस्य उसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। लोकसभा का प्रमुख पद स्पीकर होता है, जो कि सदन को चलाते हैं। वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला सर हैं, जो कि वर्तमान में हमारे स्पीकर हैं या लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
लोकसभा की शक्तियां। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में धन विधेयक किसमें प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। देश का बजट भी लोकसभा में ही पास होता है, तो देश का बजट कहाँ पास होता है? लोकसभा में पास होता है। सरकार मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, तो सरकार मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को पद से हटा सकती है। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है तो सरकार को पद से हटा सकती है। संयुक्त बैठक में लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण निर्णायक भूमिका होती है। तो यही शक्तियां हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पास होता है और देश का बजट भी लोकसभा में पास होता है, और सरकार मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या जवाबदेही होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार पद से हटा सकती है, ये इसकी शक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लोकसभा के कार्य। कानून बनाना, नए कानून पास करना, सरकार बनाना। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाती है। बजट पास करना, सरकार पर नियंत्रण करना, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से। तो लोकसभा के कार्य क्या है? कानून बनाना, नए कानून पास करना, सरकार बनाना और जिस पार्टी का बहुमत है उसी की सरकार बनाना, बजट पास करना और सरकार पर नियंत्रण करना। तो ये सब लोकसभा के कार्य हैं। प्रधानमंत्री अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लोकसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव। डिलिमिटेशन। अभी स्थिति वर्तमान सीटें 543 हैं, जो कि 1976 से सीटों की संख्या फिक्स है। पॉपुलेशन कंट्रोल के कारण भविष्य में क्या प्रस्ताव है? तो भविष्य में क्या हो सकता है वो देखते हैं। 2026 के बाद सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यह प्रक्रिया डिलिमिटेशन कहलाती है। डिलिमिटेशन होने जा रहा है, इसीलिए 2026 के बाद सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। संभावित बदलाव। क्या बदलाव होते हैं? चलो देखते हैं। सीटें बढ़कर लगभग 750 से 850 तक हो सकती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो लोकसभा की सीटें हैं वह 750 से बढ़कर के 850 तक हो सकती हैं। जनसंख्या के अनुसार राज्यों में सीटें बढ़ेंगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो राज्यों में सीटें भी बढ़ने का अनुमान है। सीटें क्यों बढ़ाई जाएंगी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। एक सांसद मतलब एमपी पर बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो ये सब बदलाव हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं बदलाव। हाल ही की खबरों के अनुसार कुल सीटें लगभग 816 तक भी जा सकती हैं। महिला आरक्षण डिलिमिटेशन के साथ कुछ चर्चाओं में लगभग 50% तक वृद्धि की बात भी चल रही है, मतलब 816 तक भी सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी खबरें चल रही हैं कि 816 तक सीटें बढ़ जाएंगी, मतलब कुल मिला के 50% तक वृद्धि हो जाएगी सीटों में। कुछ बात इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि 543 वर्तमान में है प्लस 273 जो 33% महिला आरक्षण है, तो मिला के कितनी होंगी? 816 हो सकती हैं। असली संख्या तय कब होगी? जब हमारी जनगणना होगी, सेंसस होगी और डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद ही यह पता चलेगा। जब चुनाव 2029 के बाद, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि सीटें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, है ना। ये क्या, कब बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, ये सब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है। बस वो सब कब होगा? जब जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि असली में संख्या कितनी हो गई है लोकसभा सीटों की। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है। 816 सीट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी गुना बढ़ा दिया गया है। इस कानून से देश के महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है उससे महिला के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। इसे महिला आरक्षण अधिनियम भारत 2023 कहा जाता है। यह एक संवैधानिक संशोधन कानून है जो लोकसभा, संसद का निचला सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो विधानसभा में महिलाओं को कितने सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 1/3। और इसे कौन सा अधिनियम कहा जाता है? भारत 2023 कहा जाता है। महिला आरक्षण अधिनियम भारत 2023 कहा जाता है।
यह भारतीय राजनीतिक में लैंगिक प्रतिनिधित्व की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस विषय पर दशकों से चर्चा चल रही है। विधायी बहस का अंत करता है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं नारी शक्ति वंदन को लेकर के। मुख्य तत्व देख लेते हैं। आधिकारिक नाम क्या है, तो संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित सितंबर 2023 में पारित हुआ था। आरक्षण कोटा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 33% सीटों में आरक्षण होगा। लागू होने की शर्तें अगली जनगणना के बाद होने वाली पहली परिसीमन प्रक्रिया के बाद जो डिलिमिटेशन होगा जनगणना के बाद उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वह सब। उद्देश्य विधायी निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो भी निर्माण हो रहे हैं निर्णय ले रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। विधायी पृष्ठभूमि। भारतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के प्रयास 1990 के दशक में चल रहे थे। कब से चल रहा है, 1990 के दशक से चल रहे थे, लेकिन पहले के कई विधेयक पारित नहीं हो सके। वर्ष 2023 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान इस अधिनियम को प्रस्तुत किया। कब से चल रहा है, 1990 से, मतलब 1990 से ये सब चीजें चल रही हैं कि हाँ महिला सीटों में आरक्षण करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं हुआ है ना, कुछ विधेयक पारित नहीं हुआ। और 2023 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आई तब इस अधिनियम को फिर से प्रस्तुत किया गया और इसे दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति में पारित किया गया, जो व्यापक राजनीतिक सहमति को दर्शाता है। प्रावधान और दायरा। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 330 ए और 332 ए जोड़े गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो 330 ए और 332 ए जोड़े गए हैं, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। तो आरक्षण को सुनिश्चित करने वाले कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल नंबर 330, 330 ए और 332 ए हैं। इसमें अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण के भीतर उप आरक्षण मतलब सब रिजर्वेशन का प्रावधान है। मतलब महिलाओं को आरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन जो एससी और एसटी की महिलाएं हैं उनको भी सब रिजर्वेशन दिया जाएगा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का घुमाव प्रत्येक परिसीमन के बाद किया जाएगा। अब जो भी निर्वाचन है, जो भी आरक्षित होगा वह सब कब होगा, परिसीमन के बाद, प्रत्येक परिसीमन के बाद ये सब होगा। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन के बारे में देखते हैं। हालांकि यह अधिनियम 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन इसका कार्यान्वयन मतलब जो कार्य अगली जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही होगा। काम तो शुरू हो गया है, पारित भी हो गया है अधिनियम, लेकिन काम कब शुरू होगा, परिसीमन के बाद, है ना। अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही यह प्रक्रिया होगी। इसका मतलब है कि इसे दशक के बाद के वर्षों में लागू किए जाने की संभावना है। यह चरणबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं वर्तमान जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होगी। जो भी जनसंख्या अभी है प्रेजेंट टाइम पे, उस जनसंख्या के अनुसार ही निर्वाचित क्षेत्र होंगे। महत्व और प्रभाव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है, जो महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लागू होने के बाद महिला सांसदों और विधायकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नीतियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। तो लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यही है कि जो महिलाएं हैं उनको सांसदों और विधायकों की संख्या में उनकी वृद्धि होगी और उनको भी स्थान दिया जाएगा। अब कुछ हम नारी शक्ति अधिनियम 2023 से संबंधित एमसीक्यूज कर लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का संबंध किससे है? शिक्षा सुधार से, महिला आरक्षण से, स्वास्थ्य योजनाओं से, रोजगार से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला आरक्षण से। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का संबंध महिला आरक्षण से है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई हैं? 25%, 23%, 33%, 50%। आंसर हो जाएगा इसका 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 105वां, 106वां, 107वां, 108वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 106वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 15 अगस्त 2023, 26 जनवरी 2023, 28 सितंबर 2023, 2 अक्टूबर 2023। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर 2023। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 28 सितंबर 2023 को मिली। 28 सितंबर 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को शिक्षा देना, महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के लागू होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? केवल सांसद की मंजूरी, जनगणना और परिसीमन, राष्ट्रपति और की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनगणना का और परिसीमन, सेंसस और डिलिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण किस प्रकार होगा? अलग से नहीं होगा, कुल आरक्षण में शामिल, अलग से अतिरिक्त आरक्षण, केवल लोकसभा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुल आरक्षण में शामिल, जो टोटल आरक्षण है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत आरक्षण कितने समय के लिए लागू रहेगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए यह आरक्षण लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिनियम किस सत्र में पारित किया गया था? बजट सत्र, मानसून सत्र, विशेष सत्र, शीतकालीन सत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेष सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद परिसीमन के पश्चात लोकसभा की कुल सीटों की संभावित संख्या कितनी हो सकती है? 543, 600, 750, 816। तो आंसर हो जाएगा इसका 816। ऑप्शन नंबर डी 816। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उसे फॉलो जरूर करें ताकि आपको इसकी PDF मिल जाए। थैंक यू।